सोचना भी मुश्किल है कि खूंखार टाइटन्स जिन्हें कि हजारों सालों से जंजीर में बांध कर रखा गया था आखिरकार अभी आजाद हो चुके हैं। कहा जाता है कि टाइटन्स और ग्रीक गॉड्स एक ही नस्ल से हैं, लेकिन ओलंपियस की जंग में वो हार गए थे। ज्यूस और उसके दो भाइयों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और गहराई में एक सुनहरे कैद खाने में कैद कर दिया, यहाँ पर कि दिन की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। ज्यूस ने खुद अपने हाथों से एक गोल्डन केज तैयार किया था जिसमें कि टाइटन्स के हाथ पांव बांध दिए गए थे, यहाँ तक कि उनके मुंह में लोहे की रोड डाल दी गई थी कि वे लोग कुछ भी बोल न सके। लेकिन वक्त ने करवट ली और एक दिन एक रहस्यमय तरीके से जिसने कि गोल्डन मास्क पहन रखा था वहाँ आया। उसके हाथ में था एक ऐसा खुदाई हथियार जिससे कि उसने ज्यूस का बनाया हुआ कैद खाना एक ही बार में चकनाचूर कर दिया। जैसे ही एक रोशनी की तेज लहर आसमान की ओर गई तभी हजारों सालों से बंद टाइटन्स आजाद हो गए। अब न ही खुदा महफूज था और न ही इंसान। इस वक्त को लोग याद करते हैं एज द डार्केस्ट आवर। इसी तबाही की आहट एक दिन प्रीस्टेस को ख्वाब में नजर आई। उसने देखा कि वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह यंग पुलिस था। प्रीस्टेस ने अपनी बहनों के साथ मिलकर देवताओं से प्रार्थना की कि वो इन सभी को इस बला से बचाए, लेकिन किस्मत और कुछ ही लिख चुकी थी। यंग पुलिस 10 लाख फौजियों के साथ खुद ही मंदिर में दाखिल हो गया। उसने न तो किसी भी देवता का लिहाज किया न ही किसी इंसान का, यहाँ तक कि उसने स्टैच्यू ऑफ ज्यूस के सामने थूक दिया। असल में कभी यह तानाशाह भी एक सच्चा बंदा हुआ करता था, लेकिन जब उसकी बीवी और बच्चे बीमारी से तड़प रहे थे तब किसी भी खुदा ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। उसी दिन से हैंग पुलिस ने कसम खाई कि अब कोई भी रहम नहीं। उसने अपने इस ब्लेड की तलाश में सारे मंदिर तबाह कर दिए ताकि टाइटन्स को छोड़कर वो गॉड से बदला ले सके। ओलंपस पर बैठे हुए देवता सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे इंसानों के मामले में दखल नहीं दे सकते थे। डिवाइन लॉ के खिलाफ जाकर अगर कोई भी देवता धरती पर आया ज्यूस खुद ही उसकी मौत तय कर देता है। उधर जंग का दायरा फैलता गया और आग पहुंची थीसिस के गांव तक। वहां पर गार्ड ने ऐलान किया कि सभी लोग टाइटन्स के पीछे जाकर पनाह ले, लेकिन जब सभी लोग जा रहे थे तभी थीसिस को एक सिपाही ने रोक दिया, क्योंकि थीसिस एक गरीब परिवार से था। एक सिपाही ने कहा कि तू बाकियों के साथ नहीं जा सकता, तेरी बारी कल आएगी। थीसिस ने बहुत सब्र किया, लेकिन जब सिपाही ने उसे बेइज्जत किया तब थीसिस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी के सिपाही भी उस पर टूट पड़े, लेकिन कोई भी उसे हरा न सका। तब वॉर्डन ने दखल दिया और कहा कि थीसिस की माँ को महफूज निकाला जाए, लेकिन वो अपमानित सिपाही रात के अंधेरे में अपने ही साथी को मारकर लाश को पहाड़ से नीचे फेंक देता है और भाग जाता है येन पुलिस की गैंग की तरफ ताकि वो अपनी गद्दारी के बदले इनाम पा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि हैंग पुलिस को ट्रिगर से नफरत है। उसने कहा कि जो अपनी कौम से गद्दारी करता है वो औलाद का हकदार नहीं, और फिर उससे उसकी मर्दानगी छीन ली। उस गद्दार की दी हुई मालूमात से हैंग पुलिस की फौज गांव पर टूट पड़ी। लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया। थीसिस के पास सिर्फ भागने का मौका था, लेकिन जब उसने अपनी माँ को खतरे में देखा वो खुद को सामने लाकर चीखता है और फिर उसने जमीन से भाला उठाया और दुश्मनों पर टूट पड़ा। वो एक एक को मारते हुए अपनी माँ की ओर पड़ता है, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया और फिर आया वो मंजर जिसने कि उसकी रूह को हिला दिया। येन पुलिस ने उसकी माँ को उसके सामने मार डाला। अब थीसिस को भी बाकी गुलामों के साथ पत्थरों की खान में झोंक दिया गया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसी खदान में एक रोज प्रीस्टेस वहाँ से गुजरी और जैसे उसने थीसिस के पाँव को छुआ उसे एक नूर महसूस हुआ। वो हैरान थी, ये तो वही है तीनों जहानों का नजाजवंदा। वो फौरन खामोशी से उसे जिंदगी देने वाला पानी देती है और फिर रात के सन्नाटे में बेहद सुरों में एक रहस्यमय संगीत छेड़ देती है ताकि पहरेदार उसकी तरफ भी खींचे चले आए। वो उन्हें वहाँ पर बारी बारी से हलाल कर देती है। अपने बहनों के ताउन से सेंट कामयाबी के साथ थीसिस और बाकी के गुलामों को टाइरेंट हैंड पुलिस के चंगुल से छुड़ा लेती है। अगले दिन ये लोग चुपचाप ब्लैक सी के किनारे पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि एक गुलामों से भरी हुई व्यापारी जहाज चुराने की एक योजना बनाती है, लेकिन किस्मत फिर से धोखा देती है। जैसे ही उन्होंने किनारे के सिपाहियों को हराया अचानक येन पोलिन की टुकड़ी जहाज से निकलकर ने चारों ओर से घेर लेती है। हालात नाजुक हो चुके थे। ये तभी सी गॉड पोसाइडन ओलंपियस से छलांग मारता है और हाथ में त्रिशूल लेकर जमीन पर उतर आता है। एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजती है जिससे कि सेंट को एक पुरानी याद आ जाती है। वो पुरानी सभी को जहाज से कूदने के लिए कहती है, लेकिन हैंग पोली के सिपाही लापरवाह बने रहे और वो हमला जारी रखते हैं। एक उसी वक्त एक जबरदस्त समुद्री लहर टकराती है। थीसिस और उसके साथियों ने अपनी जान पर खेलकर किनारे से बंधी हुई रस्सियों को पकड़ लिया। जहाज पर मौजूद सभी सिपाही समुद्र में डूब जाते हैं और जो बचे भी वो ब्लैक सी के काले तेल में फंसकर मरते मरते बचते हैं। थक हार कर थीसिस और उसके साथी एक पहाड़ी में जाकर वहाँ की चश्मे से अपने बदन पर ऊन और गंध हटाते हैं। इस हादसे के बाद थीसिस के दिल में देवताओं के लिए पहले से भी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है, लेकिन सेंट उसे समझाती है कि उसे अपनी माँ की मैयत को दफन करने के लिए घर पर लौटना चाहिए। माँ जिंदगी में एक सच्ची मोमेंट थी और उसे मौत के बाद भी इज्जत मिलनी चाहिए। थीसिस जब अपनी माँ को मकबरे में लेकर जाता है तो उसे महसूस होता है कि मकबरे का पत्थर किसी
भारी चीज से अटका हुआ है। आग जतन के बाद वो उसे हिला नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि कोई चीज अंदर छिपी हुई है। तभी वो एक हैमर से उसे तोड़ता है और फिर सामने आती है पीरियस डिवाइन को। ये धनुष हरक्यूलिन ने अपने हाथों से बनाया था। इसे चलाने के लिए तीर की जरूरत नहीं, बस खींचो और एक डिवाइन एनर्जी से बना तीर निकलता है जिसकी ताकत किसी नाभिक या बम से कम नहीं। एसएस जैसे ही इस खुशखबरी को अपने दोस्तों से बांटने के लिए जाता है तो वो देखता है कि हैन पोलिन के लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो फौरन धनुष उठाकर 4 तीर छोड़ता है। चारों तीर दुश्मनों के सीने चीरते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अब उसके पास ये एक बहुत ही बड़ा हथियार है तो वो तय करता है कि सीधा देव मंदिर जाकर आयरन को खत्म करेगा। मगर वो वहाँ पर पहुंचकर पाता है कि दुश्मन वहाँ से पहले जा चुके हैं। तभी मंदिर के अंदर से चीखें सुनाई देती है और एल्डर अचानक पागल होकर लोहे की भट्टी की तरफ दौड़ पड़ता है। एसएस उसे रोकता है लेकिन सैंड को एहसास होता है कि उनकी वो बहन जो कि उन्होंने बचाई थी उसी आयरन पुल में बंद है और वो जिंदा जला दी गई है। ये देखकर सभी आयरन पुल को नीचे गिरा देती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अंदर की मासूम लड़कियां जल चुकी होती है। ये देखकर एल्डर आपे से बाहर हो जाता है और वो हाथ में हथियार लेकर दुश्मनों की तरफ भागता है, लेकिन खुद वो एक जाल में फंस जाता है। चारों तरफ से दुश्मन निकलते हैं। अब थीसिस भी पीछे से वार का शिकार बनता है। उसका एपरेस बहुत जमीन पर गिर जाता है जिसे कि एक ब्लड हाउंड उठाकर भाग जाता है। तभी अचानक वोल गोडारिस आसमान से नीचे आता है और चंद सेकंड में पूरी एनिमी फौज का सफाया कर देता है। उसके पीछे घोड़े से अथीना भी आती है और थीसिस को 2 तेज रफ्तार वाले घोड़े देती है ताकि वो लोर्थस माउंटेन फॉरेस्ट तक जल्दी पहुंच सके। लेकिन तभी एक तेज रोशनी जमीन पर गिरती है। खुद गॉड किंग जूस उतर आते हैं और फिर अथीना झुककर उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने एक देवता होते हुए जमीन पर कदम रखा। लेकिन एरेस लापरवाही से कहता है कि मैंने तो सिर्फ कुछ कीड़े मारे हैं। अब जिस गुस्से में जलती हुई आग से डिवाइन वेप निकालता है और अपने बेटे एरिस को वहीं पर सजा देता है। वो उसे राख बना देता है। आखिर में थीसिस और उसके साथी घोड़े पर सवार होकर लोर्थस पहुंचते हैं, मगर वहाँ पर भी देर हो चुकी होती है। हैन पोली अब सिर्फ एपिरस वो हासिल कर चुका होता है, बल्कि 10 लाख फौज के साथ टाइटन गोड्स को रिहा करने की तैयारी भी कर लेता है ताकि वो देवताओं की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर सके। हत्यार तानाशाह हैन पोली जब विनाशकारी देवबाण रिस्टोर डिवाइन को लेकर आसमान की ओर झुका तो उसके एक वार से 100 मीटर मोटी किले की दीवार में एक विशाल सुराख हो गया। कभी इतनी तबाही नहीं देखी थी सैनिकों ने। वे सहम गए, हाथों से हथियार छूट गए और डर का साय तेजी से फैलता गया। ऐसा लगा जैसे कि हौसला नाम की कोई भी चीज नहीं है। तभी थीसिस ने हालात समझे। वो किले की मीनार पर चढ़ गया और सैनिकों को ललका कि तुम डरो मत, इन नकाबपोश डरपोकों से। उसने खुद सबसे पहले छलांग लगाई और बहादुर यूनानी योद्धाओं को दुश्मन की ओर लेकर गया। संख्या में भले ही कम थे लेकिन ऊंचे स्थान और देशभक्ति की आग उनके पास थी। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी हैन पोली जंग छोड़कर एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ गया। यहाँ पर की टाइटन जाति को कैद किया गया था। थीसिस भी उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक तेजी चमक के साथ टाइटन की चैन टूटी। रोशनी की उस लहर में थीसिस बेहोश हो गया। उसे होश आया तो उसने देखा कि हैन पोली यहाँ से गायब हो चुका है और साथ ही वो दैत्य भी आजाद हो चुके हैं। एक साथी योद्धा ने ऑपरेशन बो हासिल कर लिया था, लेकिन जैसे वो उसे थीसिस को देने के लिए गया चारों तरफ से उसे टाइटन घेर चुके थे। उसने एक राक्षस को जरूर मार गिराया लेकिन वो खुद ही कुछ ही पलों में चिकल दे गया। इसे बीच आसमान से जमीन पर गिरी इस स्वर्णिम में प्रकाश ये और कोई नहीं बल्कि खुद ही ज्यूस और बाकी यूनानी देवता थे। ज्यूस ने थीसिस से कहा तुम हैंगपोलिस से निपटो, बाकी टाइटन हम संभाल लेंगे। वो टाइटन ने बिना रुके हमला बोल दिया और अब उसने तो एक टाइटन को जंजीर से चिकल दिया। लेकिन जहाँ और एक देवता बड़ी आसानी से लड़ रहे थे वहीं पर थीसिस की लड़ाई बहुत ही मुश्किल हो रही थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था और जल्दी वो जख्मी भी हो गया। हैंग पोली ने उसे जमीन पर पटक दिया और वो उसके ऊपर लगातार वार करता गया। जब वो आखिरी वार के लिए अपना खंजर उठाने वाला था तब थीसिस ने चालाकी से एक नुकीला पत्थर उठाया और उसके पैर में घुसा दिया। फिर थीसिस ने अपनी आखिरी ताकत को जुटाकर हैंग पोलिस को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन से और भी टाइटन बाहर आने लगे थे। अब देवता चाहे जितने भी ताकतवर थे दुश्मन के सामने गिरते जा रहे थे। टीना तक को बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये देखकर ज्यूस समझ गया कि अगर अब कुछ बड़ा नहीं किया गया तो पूरी मानवता खत्म कर दी जाएगी। फिर उसने टाइटन की जेल पर खड़े होकर दोनों ओर की जंजीरें खींची। अंदर की नींव हिल गई और पूरी लॉस माउंटेन एवरेस्ट धड़धड़ाकर गिर पड़ी। ज्यूस ने अथीना को पाँव में लिया और दोनों एक सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ते हुए ओलंपियस लौट गए। ये मंजर ऐसा था मानो कि कोई क़यामत आ गई हो। हैंग पोलिस की 10 लाख की सेना पलक झपकते खत्म हो चुकी थी। अब थीसिस जो कि अपनी आखिरी सांसों पर था अब वो वरदान पा गया और वो भी एक सुनहरी तेज रोशनी में बदलकर एक देवता बन गया। कुछ समय बाद प्रीस्टेस ने थीसिस का एक पुत्र जन्मा, नाम रखा कमास। वो अपनी माँ से फ्यूचर विजन की शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ था। एक दिन उसने हैंग पोली की टूटी हुई मूर्ति को छूकर देखा। ये युद्ध तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसके पिता थीसिस अब एक वॉर गॉड आज भी टाइटन जाति से जूझ रहे हैं और यूनान की धरती को चुपचाप ही बचा रहे हैं।